जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। डीआरडीओ मिराज 2000 फाइटर जेट के M53 इंजन के कई कंपोनेंट्स को स्वदेशी बनाने पर विचार कर रही है। भारतीय नौसेना फरवरी 2024 तक 2 हर्मिस 900 मेल यूएवीज को शामिल करेगी। अमेरिका ने भारत को एडवांस इंजन के साथ स्ट्राइकर एमशॉट की पेशकश की। नवंतिया ने भारतीय नौसेना को तकनीकी हस्तांतरण के साथ सस्ते दामों पर S-80+ सबमरीन का ऑफर किया। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक से भारत निर्मित एक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी की लैंडिंग और टेक ऑफ को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसने कि अब अपनी फुल ऑपरेशनल स्टेटस को हासिल कर लिया है। दोस्तों, ये लैंडिंग इस साल की शुरुआत में की गई, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। और मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना चुपचाप तरीके से अपनी ड्रोन क्षमताओं को बढ़ा रही है, और यही वजह है कि दोस्तों भारत अब अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स पर यूएवी, यूसीएवी और अनक्रूड फाइटर जेट्स को तैनात करने की योजना बना रहा है। और भारतीय नौसेना दोस्तों 2000 के दशक से समुद्री अभियानों के लिए इजराइल के फिक्स्ड विंग यूएवी के 2 वेरिएंट सर्चर और हेरॉन को शामिल कर चुकी है। और तट आधारित नौसैनिक स्क्वाड्रनों ने इन यूएवी को इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरों और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के साथ संचालित भी किया है। दोस्तों, पुणे की फर्म सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के क्वाडकॉप्टर की लैंडिंग आईएनएस विक्रांत के डेक से सफलतापूर्वक की गई, और अब जाकर कंपनी ने इस बात का खुलासा किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों से लॉन्च किए गए ये जो छोटे यूएवी हैं वो हमारे जहाजों की निगरानी सीमा को बढ़ाएंगे। और विशेष रूप से ये जो यूएवी हैं वो भारतीय नौसेना के जो डेडिकेटेड संचार सैटेलाइट है जिसका नाम रुक्मणी है, उससे सिग्नल रिले करके अन्य जो मित्रवत जहाजों के साथ जहाज के अपने कम्युनिकेशन को भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बात का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब अभी हाल ही में जनरल एटॉमिक यूएवी मोजावे ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के डेक से लैंडिंग और टेक ऑफ किया। लेकिन दोस्तों भारत इसे पहले ही कर चुका था, यानी कि दोस्तों भारतीय नौसेना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है सुरक्षा को देखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट को एक नया रूप दिया है, और इस वेबसाइट में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे कि हम कैट्स वॉरियर UCAV कहते हैं, उसका एक नया रेंडर छवि देखी गई है। और ये जो छवि है यानी कि ये जो पिक्चर है वो काफी अट्रैक्टिव और एक घातक योद्धा की तरह लग रही है। यानी कि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो कि भारतीय ड्रोन परियोजनाओं की विकसित क्षमताओं का संकेत देते हैं। और दोस्तों, जो पिछला वाला कैट वॉरियर का डिजाइन था उसमें सिंगल एयर इनटेक जो उसमें लगाया गया था उसे खत्म कर दिया गया, और अब स्प्लिट इनटेक डिजाइन को ये सपोर्ट करेगा। नई ये जो फोटो है उसमें ट्विन PTI 7 टर्बोजेट इंजन देखा जा रहा है। HAL का दावा है कि ये एक बड़ा अपग्रेड है जो कि बढ़े हुए थ्रस्ट, स्पीड और ओवरऑल ऑपरेशनल रेंज के साथ आएगा। नया कैट वॉरियर का जो रेंडर है उसमें हथियारों का लोड आउट भी दिखाया है। इसमें 3 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी कि 100 अब इस UCAV के अंडर बेली में दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी ग्राउंड स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त एक नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल भी इसमें दिखाई दे रही है, जो कि नजदीकी हवाई युद्ध में कैट्स वॉरियर की क्षमताओं को बढ़ाएगी। और भारत इस लॉयल विंगमैन को तैयार कर रहा है, और ये ऑटोनॉमस रूप से संचालित होगा और अलग अलग अभियानों में काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि सीड करने में सक्षम है। इसके अलावा खुफिया और टोही जानकारी एकत्रित कर सकता है, जमीन और हवाई लक्ष्यों के खिलाफ स्ट्राइक मिशन कर सकता है। कैट्स वॉरियर भारत का भविष्य का हथियार है। ये परियोजना फिलहाल तो विकासाधीन है, यानी कि अभी इस पर काम चल रहा है, और HAL वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म के सबसिस्टम्स और टेक्नोलॉजियों का परीक्षण करने पे लगा हुआ है। कैट्स वॉरियर का पहला प्रोटोटाइप 2024 में सामने आएगा, और 2030 के आसपास ये शामिल किया जा सकता है भारतीय वायुसेना में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, वायु एरोस्पेस रिव्यू में एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि एडमिरल R हरिकुमार जी ने भारतीय नौसेना के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने HAL से 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है, और इसका पहला प्रोटोटाइप 2024 में तैयार किया जाना चाहिए और दूसरा प्रोटोटाइप अप्रैल 2025 में, और इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होगी। इसके अलावा एडमिरल R हरिकुमार ने वायु एरोस्पेस रिव्यू में एक और जानकारी दी है, जिसके तहत कामोव 28 अपग्रेड प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत कामोव 28 MLU जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 चरणों में किया जा रहा है। यानी कि रूस में इसका ओवरहॉल होगा और INS डेगा विशाखापट्टनम में इस पर अपग्रेड किया जाएगा, और सभी कामोव 28 को ओवरहॉल के लिए रूस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इन 10 KA-28 हेलीकॉप्टर्स में एडवांस सोनार, सोनोबॉयस, रडार और सेंसर्स लगाए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के P-75I प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, स्पेनिश नेवी ने हाल ही में S-80+ क्लास के सबमरीन को शामिल किया है।
जिसकी पेशकश इंडियन नेवी को भी नवंतिया ने कर रखी है। ये जो S80+ है दोस्तों, ये नेक्स्ट जनरेशन AIP सिस्टम से लैस है। इसके अलावा नवंतिया भारत को इसकी एक्सटेंसिव क्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, साथ ही भारत में इन पनडुब्बियों को सपोर्ट भी करेगा। और इससे दोस्तों जर्मनी को एक बड़ा कंपटीशन यहाँ पर मिल रहा है नवंतिया से, क्योंकि नवंतिया दोस्तों भारत को इन पनडुब्बियों को लोअर प्राइस पर यूनिट के हिसाब से भी बेचने की बात कर रहा है। लोअर प्राइस पर यूनिट के हिसाब से भी, यानी कि कम दाम में इन पनडुब्बियों को देने की बात कर रहा है। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि कीमतें भी P75I टेंडर में प्रभाव डाल सकती हैं, और ऐसे में अब जर्मनी अपनी बिड पर फिर से विचार करने को मजबूर हो सकता है। दरअसल S80+ क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वो खतरों के सिनेरियो वाले मिशनों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। उनकी ऑपरेशनल गतिशीलता उन्हें दूर दराज के इलाकों में तेज गति से यात्रा करते हुए काम करने की अनुमति देती है। और ये इस पनडुब्बी पर AIP सिस्टम लगा है, यानी कि किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बिना पहचान रहने की, संघर्ष वाले क्षेत्रों में काम करने की इसकी क्षमता को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर भी है, और S80 का जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम है वो एक बायोइथेनॉल प्रोसेसर पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा है कि वे 2 हर्मेस 900 मेल UAV को नौसेना में शामिल करेंगे, जो कि भारत में बनेंगे, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एल्बिट सिस्टम के साथ। और इन ड्रोन्स में 60% स्वदेशी कंटेंट होगा, जो कि फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना को मिल सकते हैं। दोस्तों हर्मेस 900 अपने आप में एक खास मेल UAV कहा जाता है। इसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है, 30 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है, और इसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट है। हर्मेस 900 का इस्तेमाल मुख्य रूप से टोही, निगरानी और संचार रिले के लिए किया जाता है। हर्मेस 900 में टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग इन लिमिटेड विजिबिलिटी कंडीशन और रेडिएंट एवियोनिक्स सेंसर्स और सैटेलाइट डेटा लिंक मौजूद है। ये प्रतिकूल मौसम में भी काम कर सकता है। और हर्मेस 900 फिलहाल तो अनआर्म्ड है, यानी कि निहत्था है, लेकिन दोस्तों इजरायली वायुसेना सशस्त्र हर्मेस 900 का इस्तेमाल करती है, जो कि हथियार प्रणालियों को ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को अपने स्ट्राइकर की पेशकश कर रखी है, लेकिन भारत ने दोस्तों अमेरिका से साफ तौर पर कहा है कि स्ट्राइकर कैटरपिलर C7+ 350 हॉर्स पावर का इंजन है, और ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में, क्योंकि इसके इंजन की जो दक्षता है वो 30% घट जाएगी पतली हवा और लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में। इसके अलावा स्ट्राइकर मैनुअर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेरिएंट का जो ऑफर अमेरिका ने भारत को किया है, उसका वजन ज्यादा है और फिर से इंजन पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि इन मुद्दों को देखते हुए अमेरिका भी काफी तेज है, उसने अब अपने अपग्रेडेड वेरिएंट जो स्ट्राइकर का है उसकी पेशकश की है, जिसमें कि क्यूमेंस के द्वारा निर्मित एडवांस्ड कॉम्बैट इंजन लगाया गया है, जो कि 750 हॉर्स पावर का है, और ये वर्तमान वाले इंजन की तुलना में जबरदस्त पावर, घनत्व और हीट रिजेक्शन वाला होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी को ईस्टर्न आर्मी कमांडर नियुक्त किया गया है। कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त होने के बाद वो मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता का स्थान लेंगे, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वर्तमान में उत्तर भारत क्षेत्र की कमान संभाल रहे हैं, और उन्होंने 3 कोर की कमान भी संभाली है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना में सबसे घातक युद्धपोत INS इम्फाल का मिशन हो सकता है, और ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा डिस्ट्रॉयर है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। बता दें कि ये अपने साथ ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलें ले जा सकता है। बता दें कि INS इम्फाल के समुद्री ट्रायल्स अब खत्म हो चुके हैं, और इसके शामिल हो जाने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में भारत चीन सीमा पर बसे गांव में काफी समय से बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से यहां जो विकास का काम था वो धीमा पड़ रहा था। भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने देखा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए इस जगह पर, और यहाँ के लोगों को बिजली कैसे पहुंचाई जाए। दरअसल दोस्तों भारत ने 9000 फुट से ऊपर वाले दीचू नाले से पानी लेकर 100 किलोवाट का दीचू नाला माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का फैसला कर दिया। लेकिन जब यह फैसला लिया गया था तब चाइना ने यहां पर ऑब्जेक्शन किया। भारत ने उसकी हर तरीके की धमकियों को दरकिनार करते हुए 7 महीनों के अंदर दीचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर दिया। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से अब करीबन 30 से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने इस परियोजना का पूरा विरोध किया। वे पहाड़ी के ऊपर आकर इसे बंद करने तक की भी धमकी दे देते थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विरोध के बावजूद भी काम भारत ने जारी रखा, और भारतीय सेना ने भी चीनी अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में सख्त लहजे से जवाब दे दिया था कि यह प्रोजेक्ट बनकर रहेगा। ऐसे में विरोध करना उसका बेकार है।
बाद में चाइना को पीछे हटना पड़ा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चाइना को एक बड़ा जवाब दिया। हाल ही में उनकी अपनी एक किताब रिलीज हुई है जिसका नाम 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है। उसमें लिखा है कि 16 जून की घटना को चाइना जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, जब चाइना की सेना को एक भयंकर पलटवार का सामना करना पड़ा। इस किताब में इस घटना की बारीकी से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दिखा दिया, अब बहुत हो चुका है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी ने यह भी लिखा है कि चाइना कैसे अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने की और आक्रामक कूटनीति और भड़काऊ रणनीति को अपनाता रहा है, और भारतीय सेना ने पीपुल लिबरेशन आर्मी को तो अपनी ताकत दिखाई दी। दोस्तों, 2024 में भारतीय सेना अपने स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कि हम QRSAM कहते हैं, उसे तैनात करने की योजना बना रही है। और इनके तैनात होने के बाद भारत की चीन और पाकिस्तान से लगती जो सीमाएं हैं वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। इसे आप भारत का आयरन डोम भी कह सकते हैं। इस मिसाइल के दोस्तों 6 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं, जिसमें हर बार इस मिसाइल ने अपनी सटीकता का प्रदर्शन किया है। QRSAM के टेस्ट के दौरान जो सभी मानक थे उन्हें पूरा कर लिया गया, जिसमें कि शॉर्ट रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, लो रडार सिग्नेचर, क्रॉसिंग टारगेट्स, हाई एल्टीट्यूड मैनेवरिंग टारगेट, और 2 मिसाइलों को एक के बाद एक दागकर टारगेट के बचने और खत्म होने की जो पूरी समीक्षा थी उसे पूरा किया गया। फ्लाइट टेस्ट के दौरान भी दोस्तों जो रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री का जो डेटा था उसकी जांच की गई, ताकि पता चल सके कि मिसाइल ने अपने टारगेट को कितनी सटीकता के साथ हिट किया है या नहीं। इन परीक्षणों से दोस्तों काफी उत्साहजनक जवाब मिला। इन मिसाइलों में भारत ने देश में विकसित की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को लगाया है। इसके अलावा मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस और मल्टीफंक्शन रडार इसके साथ शामिल होता है। यह मिसाइल दोस्तों दागों और भूल जाओ वाली तकनीक पर काम करती है। एक बार अगर टारगेट लॉक हो गया तो समझ लीजिए उसका खत्म होना तय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम पिछले 30 साल से पाकिस्तान में छिपा हुआ है और सुबह से खबरें चल रही हैं कि उसे किसी अननोन मैन ने जहर दे दिया है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद इब्राहिम की हेल्थ अपडेट और जहर देने की बातों की कोई पुष्टि नहीं की गई है, और आने वाले 4 से 5 घंटे काफी अहम है, जो कि सारी चीजें क्लियर कर देंगे। कहा जा रहा है कि दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और यही नहीं, इंटरनेट तक भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। इसे भी दाऊद से जोड़ा जा रहा था। दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों से पाकिस्तान के अंदर ही छिपा हुआ है। हालांकि इसके मरने की खबरें कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हर बार ये चकमा दे देता है। और ये 1993 में मुंबई बम धमाके का भी आरोपी है। ये भारत से दुबई भाग गया था। हालांकि भारत के टारगेट पर दाऊद इब्राहिम पूरी तरीके से। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ क्राइम की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी है। और दोस्तों 2020 में भी कोरोना वायरस की वजह से दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आई थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा था कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना से पीड़ित हैं और इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिर 2017 में भी खबर आई थी कि दाऊद को हार्ट अटैक या फिर ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि कई सालों से ये सरदर्द बना हुआ था। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।